अब बच्चों देखिए कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग को पता है जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े कि ओम्स लॉ के बारे में, और ओम्स लॉ से रजिस्टिविटी का टर्म्स जो है रजिस्टिविटी भी फाइंड आउट किया हमने, और रजिस्टिविटी का डिपेंडेंसी भी देखा कि कैसे कैसे, या फिर ये कह ले कि रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी भी देखा कि कैसे कैसे लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है ना। तो बेसिकली हम एक टर्म्स में बोले कि रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे बात करें रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक तरह का हिंड्रेंस होता है, एक रुकावट होता है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। यानी कि ये कह लेंगे कि रेजिस्टेंस करंट को कम करता है। करंट कैसे कम होगा, यानी कि स्पीड को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वो कम कर रहा होगा। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कम कर रहा होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से जनरेट होती है, बेसिकली चार्ज कैरियर की वजह से जनरेट होती है। यानी कि हम ये कह लें कि इट इज़ बेसिकली अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस बेसिकली बच्चों से पूछा जाता है तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई बताते हैं। वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो मेजरमेंट है, ना कि रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट निकालने का फार्मूला है, R इज इक्वल टू V बाई आई कितना होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस एक अपोजिशन होता है किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल के अंदर, जो कि चार्ज कैरियर को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है ना, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम इसमें थोड़ा सा और बात कर लें कि रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है, तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि इंसुलेटर में जितना हम देखते हैं कि इंसुलेटर जितना ज़्यादा इंसुलेटेड मटेरियल रहेगा उतना कम करंट फ्लो उसमें होगा। मीन्स चार्ज को मोशन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और चार्ज के मोशन करने की टेंडेंसी अगर कम हो जाएगी तो हम ये बोलेंगे कि उसके पास रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा है। जितना कम करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, या जितना कम चार्ज कैरियर फ्लो कर सके उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस होगा। तो बेसिकली रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर। क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। ठीक है ना बाबू, ये रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर है, ऑफ एन इंसुलेटर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंसुलेटर किसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इंसुलेटर आपको बताना है कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, या हम ये कह दें कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर। ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या है, एक इंसुलेटर की प्रॉपर्टी। तो वैसे ही कुछ कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती ही होगी। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, कंडक्टिविटी। यानी कि हम एक वन लाइन में बोलेंगे कि कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन कंडक्टर। ठीक है ना, जो जिसमें कंडक्ट कर सके। ठीक है ना, उसमें कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है। अब देखिएगा, जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। ये आपको याद रखना, ये क्या है, कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस आपको याद करना। रेजिस्टेंस का अपोजिट इसका यूनिट होता है ओम, और ये ओम पड़ जाएगा तो ओम इनवर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोह भी बोलते हैं, MHO मोह, या इसको हम लोग साइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइमन। याद रखिएगा, मोह बोलेंगे या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमन बोलेंगे। ये कंडक्टेंस है। वैसे ही रजिस्टिविटी की अपोजिट कंडक्टिविटी होती है। ठीक है ना, ये भी याद रखे रहिएगा। ये आपका हो जाएगा कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी का, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। यानी कि इसका यूनिट, रजिस्टिविटी का यूनिट आप जानते हैं ओम मीटर होता है। ठीक है ना, ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग मोह, MHO मोह, ओम का जस्ट अपोजिट मोह। ठीक है ना, मीटर इनवर्स, या इसको हम लोग साइमन पर मीटर भी बोलेंगे। ठीक है ना, साइमन पर मीटर भी इसको बोला करेंगे। तो ये आपके रेजिस्टेंस के बारे में कुछ वैल्यू थी। ठीक है ना, जब वायर किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है ना, जब पावर प्लांट से वायर आते हैं आपके होम टाउन तक या घरों तक पहुंचते हैं, तो उसमें डिफरेंट सिचुएशन होती है कि वो वायर कैसा कंसीडर किया जाए कि उसमें रेजिस्टेंस कम हो। ये भी बात ध्यान में रखी जाती है कि शॉर्ट सर्किट ना हो। बीच बीच में पोल लगाए जाते हैं, बीच पोल में इंसुलेटर के तौर पे पोर्सिलेन मटेरियल लगाया जाता है। ठीक है ना, जो वो सारी चीज़ें होती है, चीनी मिट्टी का जो बना होता है, उसमें भी हमें ध्यान में रखना होता है कि करंट नीचे अर्थ ग्राउंड की तरफ ना फ्लो होने लगे। ये कई सारी बातें हैं, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रॉपर्टी होती है। अब देखिएगा मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देखते हैं।
अब देखिए मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि इसको हम लोग ये भी बोलेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जैसे कि हमें जो दिखाई देता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल। जो हमें दिखाई ना दे उसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, यानी कि 10⁻⁶ से भी छोटे हो जाए उसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ओम्स लॉ कैसे होल्ड करता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। या हम ये एक लाइन में बोल दें कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए स्टार्टिंग से अगर बात करें, ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू होता है आपका IR, ठीक है ना, जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको पता I इज इक्वल टू क्या होता है, करंट, यानी कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है ना, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी इंटू एरिया, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, करंट डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है ना। और ये देखिए, और V इज इक्वल टू अगर सपोज करिए कि ये कोई कंडक्टर, इसका लेंथ L है, ठीक है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हमने अप्लाई किया, इसका लेंथ L है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है E इज इक्वल टू V/L होता है कि नहीं होता है, E इज इक्वल टू V/L होता है। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए E इंटू L रख दिया जाए, और R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू आप जानते हैं रो ले, रो L बाई ए, यहाँ पे रो L बाई ए, इस R की जगह पे हम रख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या डेटा आएगा, यहाँ पे L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये A ऊपर जाएगा तो ये A से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये A ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, बेसिकली बात करें तो E इज इक्वल टू J इंटू रो, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है ना। या इसको हम लोग और भी तरीके से बोल सकते थे, J इज इक्वल टू E बाई रो, ठीक है ना। और 1/रो को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा, अभी आपको बताया 1/रो को क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, रो मीन्स रजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन बन गया हमें इनके बीच में, सिग्मा इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये रहा आपका मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है ना। अभी आगे देख लेते हैं। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, बेसिकली बात यही होगी, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंट चीज़ों के लिए हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टिविटी पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है, जो ये बताता है कि इस मटेरियल में इतना रेजिस्ट करने की कैपेसिटी है, यानी इतना ज़्यादा इसमें ये रेजिस्टेंस होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को रोकने की या रेजिस्ट करने की टेंडेंसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और हम जानते हैं जो जितना रोकेगा करंट को, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से, उसके अंदर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। बात तो ये समझने वाली थी, ठीक है ना। जैसे कि हम मेटल के अंदर बात करें, तो मेटल के अंदर ज़रा समझिएगा, मेटल के अंदर क्या होते हैं बाबू, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मेटल के अंदर पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कंडक्टर, मेटल या कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इसलिए पहले बात करें मेटल के अंदर, तो मेटल के अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, किसको इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इसमें इंक्रीज करता है। वन लाइन में अगर बोले तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। अब ये कैसे इंक्रीज करता है ये आप जानते हैं, ठीक है ना, कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, हम क्या देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले अपनी थर्मल वेलोसिटी से मोशन कर रहे होते हैं, फिर अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन कर रहे होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर चुके होते हैं तो, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन का, और जैसे था उस वेलोसिटी को हम बोले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम बोले, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और तेजी से होने लगती है, यानी कि बहुत तेजी से मोशन करने लगता है। मोशन करने का मतलब क्या, बात समझिएगा जरा ध्यान से, कि उसके
कोलिजन यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई चाहेगा कि हम जल्दी से पहुंच जाए, हम पहुंच जाए जल्दी से, सपोज करिए एक गली एक रास्ता, उसमें से सब निकलना चाहेंगे जल्दी जल्दी, तो सब निकलना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टक्कर होगा, बात समझ में आ रही, बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा। कोलिजन होने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो बेसिकली करंट डिक्रीज करेगा, और करंट डिक्रीज करने का फाइनली मतलब क्या होता है, फाइनली मतलब क्या होता है, यानी कि हम बोलेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा होगा। इसमें वन लाइन में इसका रीजन क्या होगा, रीजन क्या देंगे हम लोग, रीजन हम ये देंगे कि मेटल के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। रीजन इसका होगा ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ कोलिजन। बात समझ में आ रही है ना, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। एक चीज़ इसमें और होती है आपको जो समझना होगा, इसमें ये चीज़ होती है कि कोई मेटल है, लेट अस अज्यूम हियर इज अ मेटल, ठीक है ना, हमने इसको टेम्परेचर T दिया। आपको याद होगा क्लास 11th में जब कोई मेटल होता था इसको हम टेम्परेचर देते तो इसमें लीनियर एक्सपेंशन होता था। क्या होता था, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन डिसाइड कैसे होता था कि किसमें ज़्यादा लीनियर एक्सपेंशन होगा, किसमें कम होगा। कोई मटेरियल होगा किसी में ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, किसी में कम होगा, तो वो कौन डिसाइड करता था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा वहाँ पे डिसाइड करता था। एरिया में कितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा तो बीटा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। बात समझ में आ रही है ना, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डिसाइड करता था गामा। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, याद होगा आपको, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा में रेशियो 1:2:3 रेशियो होता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी हम किसी कंडक्टर को अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम बढ़ेगा। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, याद रखिएगा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि अल्फा अगर हम बोले इसको बोलेंगे अल्फा। ये अल्फा जो होता है चेंज इन रेजिस्टेंस। मान लीजिए कोई मेटल है, इसका स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस R0 है, बाद में इसका रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, R हो गया, ठीक है ना, स्टार्टिंग में R0 था, बढ़ के R हो गया, तो डिफरेंस कितना, डेल्टा R इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस R माइनस R0 अपॉन में R0 इनिशियल। चेंज कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, आपको याद होगा क्लास 11th में। ठीक है ना, अगर डेल्टा T टेम्परेचर दे दोगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज आपने किया, टेम्परेचर में चेंज यहाँ से करने से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अल्फा R0 डेल्टा T इज इक्वल टू R माइनस R0, यहाँ से R इज इक्वल टू हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये आप सेट कर लेंगे। ठीक है ना, ये आपका, या यहाँ पे हम लोग रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पे अल्फा क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा।